Hi guys, welcome to my YouTube channel and today's topic is participle. Participle is a non-finite and we will discuss the use of non-finite and in which participle will be discussed by me in this full video lecture. And before starting participle, I would like to clear one thing. What are non-finites? What are non-finites? I go to school. Here go is finite verb. Finite verb. go यहाँ पर finite verb है और ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है टू स्कूल. जब क्रिया फाइनाइट वर्ब का काम करती है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, लेकिन जब क्रिया का काम न करके आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है या नाउन या एडजेक्टिव का काम करती है तो वह क्रियाएं, वो वर्ब्स आपकी नॉन फाइनाइट्स कहलाती हैं. नॉन फाइनाइट्स कहलाती हैं. अब देखिए कैसे ये नॉन फाइनाइट्स कहलाएंगी. जैसे स्विमिंग is good exercise. In this sentence ये जो स्विमिंग है ये आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं है. तैरना एक अच्छा व्यायाम है. यहाँ पर तैरना वाक्य की शुरुआत में आया है. स्विम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर ये तैरना बना है और ये हमें वाक्य में सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है. सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये स्विमिंग जो है आपके जेरेंड बन के आया है. क्या बन के आया है? जेरेंड, जो कि नॉन फाइनाइट है. जो कि नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब है. तो अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. नॉन फाइनाइट्स तीन प्रकार के होते हैं: इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव एंड जेरेंड में लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. और आज बारी है पार्टिसिपल की. पार्टिसिपल क्या है और पार्टिसिपल का यूज़ हम अंग्रेजी लिखने और बोलने में कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा. देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है. ये नॉन फाइनाइट की कैटेगरी का ही है और इसका एक भाग है इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में. और इन्फिनिटिव और जेरेंड को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से. आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल को. और पार्टिसिपल का तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं और ये नॉन फाइनाइट्स होते हैं और वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं या वाक्य में संज्ञा या विशेषण का काम करते हैं और अंग्रेजी लिखने और बोलने में इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि कैसे. अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहले लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को. प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? जब हम बोलते हैं तो हम एक कर्ता के द्वारा जब दो कार्यों को घटित होना दिखाते हैं, अर्थात दो कार्य का मतलब है कि दो वर्ब होंगी. प्रेजेंट पार्टिसिपल दो कार्य होंगे तो आपके पास दो वर्ब होंगी, टू वर्ब्स होंगी. तो ऐसे जो वाक्य हम बोलते या लिखते हैं जिनमें दो वर्ब्स हों, देखिए कैसे. ही सॉ अ स्नेक, he jumped up. अब देखिए इसमें दो वर्ब है हमारे पास, सॉ और जम्प्ड. और ही आपके पास
जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में भी है। अब इसको ही सॉ स्नेक ही जम्प्ड अप ना बोलकर हम इस वाक्य को एक ही वाक्य बनाएंगे, क्योंकि दोनों वाक्यों का हमारे पास सब्जेक्ट एक है और दोनों वाक्यों में दो अलग अलग काम हो रहे हैं। लेकिन काम को जो हो रहा है ही सॉ स्नेक ही जम्प्ड अप, लेकिन कार्य समय जो है एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हैं। समय एक ही है। जब एक ही समय पर दो कार्य हों, दोनों कार्यों को करने वाला कर्ता एक ही है। दोनों वाक्यों में देखिए ही सॉ स्नेक, उसने सांप देखा और उसने जंप किया, तो सांप देखने वाला भी एक ही व्यक्ति है और जंप करने वाला भी एक ही व्यक्ति है। अब देखिए ऐसे दूसरा समय, ऐसा नहीं कि एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा काम हो रहा है, काम दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि उसने सांप देखा और उसने जंप किया। ऐसा नहीं कि आज सांप देखा और कल जंप करेगा। एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा काम नहीं हो रहा है। अगर आज सांप देखेगा तो कल जंप करेगा, तो जंप करने लायक वो बचेगा नहीं। ये थोड़ा सा आपको मैं मजाक के तहत बता रहा था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा उन वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें दोनों कार्यों को करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट हो और दो क्रियाएं, सॉ और जंप। दो क्रियाएं यहाँ पर हैं। एक क्रिया में आपको सांप को देखने का काम हो रहा है और दूसरी क्रिया में जंप करने का हो रहा है। दो वर्ब है। तो इनमें से एक वर्ब को, जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है, उसको हम नॉन फाइनाइट बनाएंगे और दूसरे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब रहने देंगे। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है कैसे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसी के लिए ये उदाहरण है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से उन वाक्यों को जोड़ा जाता है जिन वाक्यों में दोनों सब्जेक्ट एक ही हों, दो क्रियाएं हों और जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हो जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस, ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अर्थात जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है वह क्रिया हमारे पास इस वाक्य में ही सॉ अ स्नेक ही जंप्ड अप, वह क्रिया सॉ है। पहले सांप देखा फिर जंप किया, तो सीइंग अ स्नेक ही जंप्ड अप हो जाएगा। उसका सब्जेक्ट हम हटा देंगे और हम ले आएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सॉ की फर्स्ट फॉर्म थी सी, तो हो जाएगा सीइंग अ स्नेक और सेकंड वाक्य वैसे का वैसा ही जंप्ड अप। अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा उन वाक्यों को जोड़ा जाता है जिन वाक्यों में दो कार्य होते हैं, दोनों काम साथ साथ चलते हैं, एक ही सब्जेक्ट हो दोनों वाक्यों में और जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है, क्योंकि काम तो साथ साथ हो रहे हैं लेकिन एक काम पहले हो रहा है, सांप को देखने का काम पहले हो रहा है, तो देखने सी में हम आईएनजी लगाकर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस लिखते हैं उसी क्लाउज का, उसी सेंटेंस का, और सेकंड सेंटेंस जो क्रिया उसके बाद साथ साथ घटित हो रही है उस क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं। तो हमारा हो गया, हमने उसके सपोर्ट में एक एग्जांपल आपको बताया, ही सॉ अ स्नेक ही जंप्ड अप। तो इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब इसको हल करेंगे या बोलेंगे, इस वाक्य को हम ऐसे न बोलकर, ऐसे न लिखकर हम इसको सीइंग अ स्नेक ही जंप्ड अप बोलेंगे या लिखेंगे, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ही सॉ अ स्नेक ही जंप्ड अप, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। देखिए एक और वाक्य ले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। He saw a tiger. He ran away. अब इस वाक्य को हमें बोलना है या लिखना है प्रेजेंट
तो हम देखेंगे क्या कि कौन सा रूल लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगेगा या पास्ट पार्टिसिपल का लगेगा या इंफिनिटिव का लगेगा या जेरेंट का रूल लगेगा या इस वाक्य को किसी और कनेक्टर्स के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोनों ही वाक्यों का ही है, सिमिलर सब्जेक्ट है। और पहला वाक्य में काम क्या हो रहा है, टाइगर को देखने का। ही सॉ अ टाइगर, ही ran away, उसने टाइगर देखा और वो वहां से भाग गया। ऐसा नहीं कि टाइगर आज देखा और कल भागा तो टाइगर उसे खा जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास दो क्रियाएं हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। एक तो देखने का, सॉ देखा, और रेन अवे दौड़ा, वो वहां से भाग गया। तो दो फाइनाइट वर्ब्स हैं, दो फाइनाइट वर्ब्स एक ही काम को, दो अलग अलग काम को एक ही समय पर होना दिखा रही हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है, एक ही व्यक्ति के द्वारा ये काम हो रहा है, दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ सकते हैं। इसका भी सूत्र वही हो जाएगा, मेन वर्ब, जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाएगी उसको, उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बना देंगे और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस हम लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस एज इट इज हम लिखकर उस वाक्य को बोल देंगे या लिख देंगे। तो इसका हम अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा इस वाक्य को जोड़े तो हो जाएगा सीइंग अ टाइगर he ran away. So this way we will be able to speak sentence like seeing a tiger he ran away instead of saying he saw a tiger he ran away. It is grammatically incorrect. We will have to synthesize this sentence by using present participle, and present participle is used when we have two subjects, similar subject, two finite verbs, and in which both the works are being done at the same time. If these are being done in the same time, then that verb which shows first work, that will be converted into non-finites, and for non-finite we will use over here present participle, and present participle is made by adding ing in the first form of the verb and then remaining sentence and then second sentence. So he saw a tiger, he ran away, and we made this sentence in a short, seeing a tiger he ran away. So this way present participle is used, and if you have any doubt regarding this you can write in the comment section, and do not forget to like, subscribe my channel, and share this also to the needy people. And now we will discuss past participle in this video. अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है क्योंकि पूरा पार्टिसिपल मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो में बने रहिए टिल द एंड, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू फॉर मेकिंग सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इन द रिटन पार्ट ऑफ इंग्लिश। पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज कर चुके हैं, अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और ये नाउन से पहले लिखा जाता है। किससे पहले लिखा जाता है? नाउन से पहले, और नाउन की इसके बाद आए वाले नाउन की विशेषता को प्रकट करता है, विशेषता को प्रकट करता है, अर्थात ये एडजेक्टिव बनता है वाक्य में, एडजेक्टिव। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये एडजेक्टिव का काम करता है और जिस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है उससे ठीक पहले इसकी थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है और ये पास्ट पार्टिसिपल बनता है। अब देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किन यूसेज में होता है। अगर पास्ट पार्टिसिपल के कुछ छोटे उदाहरण दें थर्ड फॉर्म बना के, तो ब्रोकन हार्ट, इसमें ब्रोकन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हार्ट आपका नाउन है। ऐसे ही लॉस्ट पर्स, इसमें लॉस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पर्स आपका नाउन है। ड्रॉन चाइल्ड, इसमें चाइल्ड आपका बच्चा नाउन है, ड्रॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही आपका ब्रोकन मिरर हो जाएगा या स्टोलन कार हो जाएगी, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखते कैसे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल को हम वाक्य में बदल के कैसे लिखते हैं, ये आप जरा सा ध्यान दीजिए।
I found my lost पर्स। पहला सेंटेंस ये है, he recovered his stolen car। अब देखिए यहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो इस वाक्य में आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज हुआ है मैं आपको बताता हूं। फाउंड यहां पर फाइनाइट वर्ब है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, फाइनाइट वर्ब है और हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट यहां पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता को प्रकट कर रहा है किसकी, नाउन की। नाउन क्या है, पर्स, और जब पर्स आपका लॉस्ट है तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये वाक्य में आए हुए संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है। वह संज्ञा जो जिसकी विशेषता को ये प्रकट करता है उससे ठीक पहले ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को अगर आपको ब्लैंक दिया है एग्जामिनेशन में, सपोज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड हियर वी हैव अ ब्लैंक and here we have lost, so we will use the third form of this verb lost over here। तो पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और यह उस नाउन के ठीक पहले यूज होता है जिसकी विशेषता को प्रकट किया जाता है। तो डेफिनेशन निकल के आए कि पास्ट पार्टिसिपल वो नॉन फाइनेंस होता है जो वाक्य में विशेषण का कार्य करता है और उस संज्ञा से ठीक पहले लिखा जाता है जिस संज्ञा की विशेषता को वह प्रकट कर रहा है। तो ये लॉस्ट हो जाएगा। अब दूसरा वाक्य है ही रिकवर्ड, मेन वर्ब रिकवर्ड हिज स्टोलन कार। तो यहाँ पर कार नाउन है और ये पास्ट, अगर यहाँ पर आपको स्टील दिया है और आपको कहा जा रहा है कि नॉन फाइनाइट का यूज कीजिए और यहाँ पर आपका ब्लैंक है, इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू हैव रिटन test to appear of grammar and there here it is blank over here and in the bracket still is given and here you will have to fill appropriate form of the non-finite over here, so you will have to find out what kind of non-finite will be used over here. For that matter you will have to see the object is car and here this verb is given and this car is steel car। तो ये जो वर्ब है ये किसकी विशेषता को प्रकट कर रही है, नाउन की विशेषता को प्रकट कर रही है। तो जब विशेषता को प्रकट करेगी वर्ब तो उसकी मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो ये स्टील का हो जाएगा स्टोलन। स्टोलन सारे पास्ट पार्टिसिपल में इसी तरीके से हमको करना है। कोई भी इस अंडर द स्काई कोई भी क्वेश्चन पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड आ जाए जहां पर संज्ञा की विशेषता को प्रकट किया जाए किसके द्वारा, किसी वर्ब के द्वारा, तो उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट बना देंगे और नॉन फाइनाइट बनाने के लिए उस वर्ब को हम उस क्रिया के तीसरे रूप को लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। तो हमने स्टोलन लिख दी, तो स्टोलन कार अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये हो गया ही रिकवर्ड हिज स्टोलन कार। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड होंगे जहां पर वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की विशेषता को कोई वर्ब बताएगी तो उसको नॉन फाइनाइट बना देंगे और नॉन फाइनाइट में भी पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे और उसके तीसरे रूप को हम यूज करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में भी आपके पास कोई भी अगर कोई क्वेरीज हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल होता है जिसमें एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग काम किए जाते हैं और एक कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा काम होता है। तो हम बोलते समय ऐसे वाक्यों को बोलते और लिखते समय परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, उस परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग, जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाएगी उससे पहले हम हैविंग लगा के उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा एंड उसके बाद सेकंड सेंटेंस आएगा। तो अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट का अर्थ ही पूर्ण होता है।
तो दो वाक्य हमारे पास होंगे, उन दोनों वाक्यों में एक काम पूर्ण होगा और उस काम की पूर्ण होने के बाद, समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा। तो जब दो वाक्य होंगे हमारे पास, उसको एक वाक्य में हमको कन्वर्ट करना है और उसको एक वाक्य में कन्वर्ट करने के बाद हमको नॉन फाइनाइट का यूज करना है। तो जब एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग कार्य जब होंगे और उसको हमको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना है, तो जो क्रिया पहले काम को फिनिश होना दिखाएगी, उसकी फिनिश होना दिखाएगी, उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगाएंगे और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे ही बहुत हो गया, शी, she slept, she completed her homework, she slept। अर्थात she दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, she सी, और उसके द्वारा एक कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद उसने होमवर्क पूरा किया और उसके बाद दूसरा कार्य उसने किया। तो दो क्रियाएं है हमारे पास, एक ही कर्ता के द्वारा दो काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम साथ साथ नहीं हो रहे। एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद, एक एक्शन की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया पहले काम को कंप्लीट होना दिखाएगी, तो उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगा के उस सेंटेंस को इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी स्लेप्ट। तो हो जाएगा इस सूत्र के माध्यम से, क्योंकि दोनों का कर्ता एक ही है और एक कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। जब एक कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति किया, ये ध्यान देने वाली बात है, जब दो काम साथ साथ चलते हैं तो वहाँ पर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, लेकिन जब एक काम पूर्ण रूप से समाप्त होता है और दूसरा काम शुरू होता है तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए हम जो क्रिया पहले काम को घटित होना दिखाती है, उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लाते हैं और उसके बाद हम रिमेनिंग सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद सेकंड सेंटेंस। जैसे ये है, इसका सब्जेक्ट भी शी है तो इसका सब्जेक्ट भी शी है, तो ये सब्जेक्ट हटा देंगे और यहाँ पर लाएंगे हैविंग, और पहले कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी स्लेप्ट। तो ये वाक्य हमारा इस सूत्र के माध्यम से बन गया, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, रिमेनिंग सेंटेंस हर होमवर्क और शी स्लेप्ट हमारा सेकंड सेंटेंस। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें एक कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा कार्य होता है और जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगा कर, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस सेकंड सेंटेंस के अनुसार परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो यही परफेक्ट पार्टिसिपल है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर दो क्रियाएं होंगी और एक ही कर्ता के द्वारा होंगी, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे इस सूत्र के अनुसार, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस सेकंड सेंटेंस। एवरी क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय दिस वे और स्पीक बाय दिस वे। तो सो डियर वंस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन पूरा पार्टिसिपल इसमें कवर हो गया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ आज का ये लेसन समाप्त। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।